नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरनेट के दौर में अखबारों का भविष्य। अभी हाल ही में दिल्ली में गूगल ने एक शिखर बैठक की जिसमें मीडिया की बड़ी हस्तियां, पत्रकार, टेक्नोक्रेट्स जो मीडिया से जुड़े हैं, तमाम लोग वहां मौजूद थे। अच्छे विचार विमर्श के बीच बहुत सारे सवाल उभरे। उसमें एक सवाल यह भी था कि इंटरनेट के इस दौर में जब बहुत सारे नए उपकरण हाथों में आ रहे हैं लोगों के, भारत जैसे देश में क्या है अखबारों का भविष्य। बढ़ती आबादी का देश, जहां साक्षर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां शिक्षित प्रशिक्षित लोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां ज़िंदगी की जद्दोजहद है, ऐसे दौर में अखबार कितने सुरक्षित हैं, अखबारों की उनका क्या भविष्य है, हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं शिवम विज, जो एक ब्लॉगर हैं और सोशल साइट्स पर बहुत ही एक्टिव हैं। हमारे साथ हैं वर्तिका नंदा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में व्याख्याता हैं और एक ब्लॉगर भी हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद और अमित बरुआ, वरिष्ठ पत्रकार। हम इन सभी मेहमानों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं चर्चा शुरू करने से पहले विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। अमेरिका में 1990 से अखबार के पाठकों में लगातार कमी देखी जा रही है। नतीजतन 1990 से 2004 के बीच अखबार कर्मियों की संख्या में 18% की गिरावट दर्ज की गई। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि अखबार के पाठक इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ये चलन बेहद तेजी से फैला। दुनिया के बड़े अखबारों ने अपने ई संस्करण शुरू किए और उनमें से कईयों के लिए पाठक तक पहुंचने का ये सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ। यही कारण है कि ब्रिटिश अखबार गार्डियन की वेबसाइट को बड़ी तादाद में अमेरिका में पढ़ा जाता है। दुनिया भर में फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। भारत में भी अखबारों ने अपने ई संस्करण शुरू किए हैं। तकरीबन हर छोटा बड़ा अखबार इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। इंटरनेट यूजर्स की संख्या के लिहाज से भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। किसी खबर को सर्च करने की जितनी सहूलियत इंटरनेट पर उपलब्ध है, उतनी अखबारों में नहीं, और इंटरनेट के फैलाव की ये सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अखबार अभी सुरक्षित हालात में है। साल 2011 में सबसे ज़्यादा विज्ञापन पर कब्जा अखबारों का था। इसके बाद टीवी और फिर इंटरनेट का नंबर आता है। लेकिन रेडियो को इंटरनेट ने पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प ये है कि विज्ञापन में सबसे ज़्यादा उछाल इंटरनेट में ही देखा गया। इसके बाद रेडियो, फिर टीवी और चौथे नंबर पर प्रिंट मौजूद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किंडल, ई बुक रीडर और इंटरनेट के बढ़ते दखल में भारत का प्रिंट बाजार कब तक सुरक्षित है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। शिवम, बातचीत की शुरुआत हम आज आपसे करते हैं। गूगल ने भारत जैसे देश को चुना एक महत्वपूर्ण अपनी बैठक के लिए, जिसमें बहुत सारा विचार विमर्श हुआ मीडिया से जुड़े सवालों पर, इंटरनेट से जुड़े सवालों पर, और कैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन, प्रिंट मीडिया के सवाल, बहुत सारे इश्यूज उसमें आए। आप एक हिस्सेदार हैं इस पूरे प्रक्रिया में जो देश में चल रही है, इंटरनेट है, सोशल साइट्स या जो भी अखबार या मीडिया, इसमें आप कैसे इन चीज़ों को लेते हैं? क्या भारत में वाकई इंटरनेट, प्रिंट मीडिया के सामने, अखबारों के सामने एक बड़ी चुनौती है या अभी वक्त है? देखिए, उसी कॉन्फ्रेंस में हिंदू के संपादक सिद्धार्थ बजाज ने कह रहे थे कि जब भारत में टीवी आया, तो टीवी न्यूज़ आया, उसका भी प्रिंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। प्रिंट चलता रहा। वैसे ही अब इंटरनेट आ रहा, तब भी प्रिंट चलता रहेगा, क्योंकि भारत की मार्केट इतनी अलग है, इतनी ह्यूज है। रोज़ ऐसी पता नहीं कितने लाखों पाठक हैं जो पहली बार अंग्रेज़ी पढ़ के अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, पहली बार हिंदी में आ रहे होंगे, रीजनल लैंग्वेजेज में आ रहे होंगे, और वो जब तक जाएंगे इंटरनेट तक, टैबलेट तक, और समय लगेगा। इसलिए वो मार्केट अभी बहुत खूब है। लेकिन बदलाव और तरीक़ों से आ रहा है। वो ये है कि जो आपका हाई एंड कस्टमर है, मेट्रोज़ में, अर्बन सिटीज़ में, इंग्लिश स्पीकिंग, वो कस्टमर जिनको कि एडवर्टाइज़र टारगेट करना चाहता है, जो रिच एडवर्टाइज़र, जहाँ पैसा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी का अखबार 1 करोड़ कॉपी बेचता हो, अंग्रेजी का 10 लाख, लेकिन अंग्रेजी अखबार में ऐड की दाम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाले कस्टमर तक पहुँचता है। उस कस्टमर की अटेंशन अखबार से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हट चुकी है। ऐसा नहीं कि हटेगी, वो ऑलरेडी बहुत हट चुकी है। बहुत सारे लोग जो अखबार लेते भी हैं वो पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन
कितने और तरीकों से प्राप्त हो रही है, फेसबुक से, ट्विटर से, टीवी न्यूज़ से, लोगों से, ऐप से, टैबलेट से, तो वो हर तरफ से इतना बॉम्बार्डमेंट है कि अखबार सिर्फ उसमें से एक ऑप्शन है। तो वर्तिका, क्या ये माना जाए कि अभी भी अखबार जो हैं देश के बड़े हिस्से, बड़ी आबादी को एड्रेस करते हैं और उनके बीच लोकप्रिय बने रहेंगे, क्योंकि इंटरनेट कुल मिलाकर शहरी, कस्बाई या बहुत पढ़े लिखे या मध्यवर्गीय कम से कम लोगों के बीच अभी लोकप्रिय हो सकता है? देखिए, एक मजे की बात यह है कि तमाम माध्यम, जब भी कोई नया माध्यम आया, हमेशा ये बहस जरूर हुई कि पिछले माध्यम का क्या होगा। लेकिन हुआ ये कि हर माध्यम ने दूसरे माध्यम की तुलना में अपने आप को एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, जैसा कि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद ने कहा। दूसरी बात मैंने ये महसूस की कि तमाम माध्यम मिलजुल कर काम करने की भी कोशिश करें, जैसा आपकी स्टोरी ने भी कहा। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है तो उसका अपना एक इंटरनेट का एक बेस भी है, तो ये मान लेना अनुचित होगा कि एक माध्यम के आने की वजह से प्रिंट मीडिया शायद मिट सकता है। और एक और बात कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत कम हुई रीडरशिप, लेकिन अगर हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हाल ही का एक शोध है उसे अगर पढ़ें तो उसने कहा कि 2004 से 2009 के बीच उसी समय में साउथ अमेरिका में रीडरशिप बढ़ा। साउथ अफ्रीका के बारे में भी उन्होंने कहा, भारत के बारे में, एशिया के बारे में करीब 16% रीडरशिप बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंट मीडिया था, है और रहेगा, उसकी मिटने की संभावना, आशंका नहीं है। लेकिन आनंद जी, अगर यूरोप अमेरिका को देखें, हालांकि हमारे देश का जो हालात है, हमारे देश का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूरोप और अमेरिका से इसकी हूबहू तुलना आप नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ जो हालात है, इंटरनेट के आने के बाद से अखबारों के न केवल एडिशन प्रिंट बंद हुए हैं, बल्कि उनको आप जानते हैं कि ई पेपर पे जाना पड़ा, उनको अपने अलग सब्सक्राइबर बनाने पड़े, बहुत सारे फ्री हैं साइट्स उनकी। तो कुल मिलाकर वहाँ जो चुनौतियाँ जिस तरह से झेली गई हैं, क्या आपको लगता है हूबहू ऐसी अपने भारत में है? वहाँ जैसी चुनौतियाँ भारत में बिल्कुल भी नहीं है। भारत के मार्केट को सबसे बड़े अखबार का बढ़ाने वाला मार्केट के रूप में चिन्हित किया गया है। 2-3 चीज़ें मैं आपको गिनाना चाहूँगा। भारत की एक तो जनसंख्या देखिए आप, 121 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। उसमें साक्षरता की दर क्या है? 74% समथिंग, या और उसमें भी जो महिलाएं हैं वो 64% हैं और पुरुष जो हैं 84% हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर आप महिलाओं को शिक्षित करेंगे, जो कि इसकी तरफ जोर देना शुरू कर दिया है, तो रीडर भी हमारे बढ़ेंगे। एक बात तो साक्षरता जो है हमारे यहाँ बढ़ेगी अभी आगे। और ये भी जो साक्षरता है 74%, अभी मेरी बात जरा सी रह जाती है, 74% जो साक्षरता है उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंगूठा लगाने की बजाय अपना नाम लिख लेते हैं। रियली साक्षर वो नहीं है। एक तो साक्षरता बढ़ेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लगभग 25-30% जो नए लोग हैं जो अगले 10 वर्षों में साक्षर बनेंगे या शिक्षित बनेंगे, वो अखबारों के लिए एक बड़ी संभावना है। एक तो आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ साक्षरता बढ़ने वाली है जी। दूसरी तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, बीच में 9% की रफ्तार से भी बढ़ी, लेकिन एक लंबे समय तक हिंदू ग्रोथ रेट जिसको बोलते थे 3.5%, अब जो है गुणात्मक परिवर्तन आया है। ग्रोथ बढ़ने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, तो अखबारों के लिए, इश्तिहारों के लिए जगह बढ़ेगी। लेकिन अमित, आनंद जी जो कह रहे हैं फैक्ट्स के आधार पर अगर देखा जाए तो तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास अभी अपार संभावना है प्रिंट के लिए। लेकिन अखबारों के सामने सवाल उनका पाठक वर्ग नहीं है, उनकी पाठक संख्या ही केवल नहीं है, ये भी एक सवाल है। लेकिन ये सबसे बड़ा अहम सवाल ये नहीं रह गया है, क्योंकि जो अखबारों का बिजनेस मॉडल आज है, जो हमारे देश में प्रिंट मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है, वो बुनियादी तौर पे विज्ञापन आधारित है। और 3-3.5 रुपए में बिकने वाला अखबार छापने में 30 या 35-40 रुपए तक लग जाता है। तो ये जो बड़ा ह्यूज गैप है, इसको मद्देनजर आपको क्या लगता है, क्या अखबारों को अगर लंबे दौर में सर्वाइव करना है, तमाम तरह की नई चुनौतियों के बीच सर्वाइव करना है, तो उनको क्या अपने बिजनेस मॉडल पर नए सिरे से विचार नहीं करना होगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में ये कई चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, मतलब इंटरनेट का ग्रोथ, प्रिंट मीडिया का ग्रोथ, टेलीविज़न का ग्रोथ, और अगर शायद फ्री रेडियो आ जाए तो उसका ग्रोथ। तो मुझे लगता है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।
और वेस्टर्न कंट्रीज में जो हम लोग देख रहे हैं वहां पर एक तरह से जर्नलिज्म की जो क्राइसिस है, अखबार बंद हो रहे हैं और प्रिंट वाले जो अखबार है वो इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है ये हमारे दिमागों में भी घुस रही है। और जो न्यूज गैदरिंग को लेकर जो कटौतियां हो रही हैं वो तो हमारे देश में अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमारी न्यूज गैदरिंग में रिसोर्सेज ही उतने नहीं है इन्वेस्ट किए हुए अखबारों ने या टेलीविजन चैनल्स में, तो वैसे ही भी वो काफी लीन मीन ऑपरेशन चल रहा है। तो अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स को प्रॉफिट एंटिटी के रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। वेस्टर्न कंट्रीज में जो ऑल्टरनेटिव फंडिंग का जो मॉडल है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या टाइम्स लंदन हो, उन्होंने पे वॉल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इंटरनेट अगर आप उनका सब्सक्राइब करेंगे तभी उनकी आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है अभी तक सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हुआ है। उनकी क्राइसिस बहुत गंभीर है, जर्नलिज्म के ऊपर भी काफी इंपैक्ट हुआ है, लेकिन वो लोगों ने बदलाव लाए हैं और पूरा डिजिटल तरीके से उन्होंने कोशिशें की हैं। जहां तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है कई साल लगेंगे इसमें, 8-10 साल तो आराम से प्रिंट मीडिया चलेगा हम लोगों क्या। उसके बाद क्या पता टेक्नोलॉजी का रूप ही बदल जाए, जो आज हम लोग बातें कर रहे हैं शायद उसका कोई उससे भी बहुत आगे की टेक्नोलॉजी आ जाए। लेकिन शिवम, एक सवाल है जो भारत में खासकर जो मध्य वर्ग है, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो जो अखबार के पाठक हैं, उनका तेजी से इंटरनेट की तरफ शिफ्ट होना। अखबार में एक स्टोरी मिल रही है, लेकिन अगर साइट्स पे जाने पे उनको उस संदर्भ से जुड़ी अनेक कहानियां, जैसे कल्पना कीजिए लैंड एक्विजिशन बिल, लैंड एक्विजिशन को लेकर भारत में अब तक क्या क्या हुआ है वो साइट्स पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अखबार की एक खबर केवल उनको पढ़ने को मिलती है। ये जो एक संकट है पाठक के लिए, पढ़े लिखे समझदार पाठक के लिए, अखबारों को पॉपुलर बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या रोना है, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं अखबार को लेके, मीडिया को लेके? मुझे लगता है बड़ा ही ओवररेटेड प्रोफेशन है। वी है मतलब जितने अखबार हमें चाहिए नहीं उससे ज़्यादा हैं, जितने जर्नलिस्ट चाहिए नहीं उससे ज़्यादा हैं। 4 पत्रकार जिस खबर को बताने के लिए काफ़ी हैं, उसके लिए हमारे पास 400 हैं। आप चले जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखिए कितने अखबार खुल रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, अखबार बढ़ेंगे और टीवी बढ़ेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ बंद हो जाएंगे। मतलब ये इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी समस्या हैं। एक तो ये कि पत्रकार समझते हैं कि वो दुनिया के बहुत ज़रूरी काम करते हैं और कोई और नहीं कर सकता है। वो इंटरनेट ने दिखा दिया कि ये बात सच नहीं है, बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये इंडस्ट्री जो जिस तरीके के प्रॉफिट कॉर्पोरेट मॉडल पे ड्रिवन है, इंडस्ट्री को लगता है, पत्रकारों को भी लगता है कि इसके अलावा कोई और मॉडल नहीं, क्योंकि हमारी तनख्वाह कहाँ से आएगी। लेकिन आपकी तनख्वाह तो जरूरी नहीं है ना। क्या आप आनंद जी, क्या आप कंज्यूमर के पॉइंट की बात को आप कैसे लेते हैं? कंज्यूमर इस देश में 70,000 लगभग अखबार छपते हैं, रजिस्टर्ड अखबार हैं। हालांकि फंक्शनल अगर देखा जाए तो ये संख्या काफी कम होगी, लेकिन इसके बावजूद अखबारों की तादाद अच्छी खासी है, वो अच्छी खासी आबादी कवर कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कम से कम एक कहावत है कि 100 फूलों को खिलने दो। तो आप जो है विभिन्न तरह के अगर विचार नहीं रखेंगे, और इंटरनेट पे जो कुछ आता है, इंटरनेट के बारे में अभी अपने विनोद मेहता ने भी और जो इतिहासकार हैं अपने रामचंद्र गुहा, उन्होंने भी किताब लिखी है, जिससे पता चलता है कि इंटरनेट पे जो रिएक्शन देते हैं लोग उनके लेखों पे, वो इलिटरेट लोग हैं, उनको कतई किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, भारत के बारे में कम से कम मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम परेशानी है, हमें अभी अखबार रहने चाहिए। आपके पास इंटरनेट कहाँ है? आपके पास 10 करोड़ लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। आप अभी मुफ्त में लैपटॉप और आकाश टैबलेट बांटना चाहते हैं, वो तक आपके पास नहीं है, कहाँ से आप लाएंगे? तो अखबार जैसे भी हैं वो बने रहने चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि साहब जो पत्रकार हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं और वो बात से सहमत मुझे लगता है कि एक बहस में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी बाकी हैं, जिन पर वाकई बहस होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि प्रिंट मीडिया की वाकई भारत जैसे देश में क्या चुनौतियां हैं। एक छोटे अंतराल के बाद फिर हम लौटेंगे और इस विषय को जारी रखेंगे। वर्तिका, हमने देखा कि 2 तरह के विचार आए, एक विज का और दूसरा आनंद जी कह रहे हैं, लेकिन सच जो है वो काफ़ी जटिल होता है और काफ़ी विविध होता है। ऐसा नहीं कि सच्चाई कहीं एक तरफ केवल होती है। मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं जो अमित ने छेड़ा है कि अपने देश में जो न्यूज़ खासकर प्रिंट मीडिया है, वहाँ न्यूज़ गैदरिंग, रिसर्च और सामग्री संकलन पर बहुत कम खर्च है। जी। यूरोप के
अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के इस तरह के अखबारों से अगर हम तुलना करें तो वाकई हम पाएंगे कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है मुनाफा आधारित ज़्यादा है। ये सही है कि बहुत सारे क्षेत्रीय अखबार, बहुत सारे जो छोटे अखबार, मझोले अखबार वो बंद भी हो रहे हैं, सिकुड़ भी रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है मीडिया में, लेकिन इसके बावजूद जो बड़ा सफल मीडिया इस देश का माना जा रहा है वहाँ भी न्यूज़ गैदरिंग, रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा विविधता लाने पर जोर नहीं है। इस संकट को आप इंटरनेट की जो नई चुनौती है उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? पहले तो मैं इस बात को इससे जोड़ूं कि परसों कपिल सिब्बल जी ने इस कार्यक्रम में ये कहा था कि इंटरनेट के पास जो एनर्जी है, इट हैज़ दी एनर्जी ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स, और वो जो मिलियंस ऑफ एटम्स हैं अगर वो सही ढंग से इस्तेमाल ना हो तो उसके कई विपरीत परिणाम हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इंटरनेट को एम्पावर करने की भी ज़रूरत है। तीसरी एक और बात जो आप बात कह रहे हैं उसको आगे जोड़ते हुए कि मैं ये मानती हूँ कि इंटरनेट का जो स्वभाव है वो अखबार के स्वभाव से बहुत अलग है। यहाँ तेज़ी है, चपलता है, नटखटता है, चंचलता है, चतुरता भी है, चालाकी भी है, बदमाशी भी है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। यहाँ फीडबैक तुरंत मिलता है, इसलिए युवा इसे बहुत पसंद करते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन है, क्विकली हो रहा है तो भी मज़ा आता है। लेकिन जहाँ तक अखबार का स्वभाव है, उसका स्वभाव भले ही वो 24 घंटे के बाद आता हो, लेकिन वो एक विश्लेषण लेकर आता है। मैं इस बात से राज़ी हूँ, और देशों की तुलना में हमारा रिसर्च कम है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर और माध्यमों से आप तुलना करें, भारत के और माध्यमों से, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो नया इंटरनेट हो, उन तमाम की तुलना में कम से कम बेहतर है। लेकिन अमित, खासकर मध्य वर्ग की जब मैं बात करता हूँ, वो तत्काल खबर खोज लेते हैं, खबर से जुड़ी तमाम चीज़ें खोज लेते हैं, जो खासकर साइट्स हैं, इंटरनेट का जो सहारा लेते हैं। लेकिन अखबार में उनके सामने वाकई एक संकट है, जो आप कह रहे हैं कि न्यूज़ गैदरिंग पर हमारे यहाँ बजट नहीं बढ़ रहा है, न्यूज़ गैदरिंग को महत्व नहीं दिया जा रहा है। जो पकी पकाई खबरें हैं, जो बनी खबर बनाई, लेकिन इतनी बहस वर्षों से चल रही है हमारे देश में, फिर भी इस पर क्यों नहीं अमल हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का जो इम्पोर्टेंस है वो अखबारों में कम हो गया है। इश्तिहार, मैनेजर और कॉमर्स का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से न्यूज़ गैदरिंग या एडिटर के रोल पे, आप अखबार देख लीजिए, तमाम एडिटर्स का क्या रोल है इसमें। मैंने एक बार एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें एडिटर इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि अगर आप देखें कुछ अखबार को छोड़कर जो एडिटर का पावर है वो कम होता जा रहा है, उनका रेलेवेंस कम होता जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो डिबेट है, चाहे इंटरनेट हो, अखबार हो, और मैं वर्तिका से एकदम सहमत हूं कि ये जो मीडियम ये अलग है, ये एकदम, और इसमें इसीलिए जो युवा पीढ़ी है वो उसको जल्दी उससे लिंक करती है। लेकिन जहां संपादक का, माफ कीजिएगा, जिन संस्थानों में संपादक का महत्व अभी बरकरार है, जो जर्नलिज्म पर अभी भी जिनका जोर है, वो बिजनेस के स्तर पर वो कई जगह पिट रहे हैं, तो ये कैसा विरोधाभास है? और पिटेंगे भी, और पिटना भी चाहिए नई दुनिया। लेकिन मैं आपको एक कह दूं, चाहे वो शिवमविद जो काफिला में करते हो या हिंदू अखबार के एडिटर हो, उन दोनों का रोल ये है कि वो पीसेस लेकर देखते हैं कि इनको हमको छापना है या नहीं। इसमें चाहे वो इंटरनेट पे करें, ब्लॉग पे रूप में करें या प्रिंट में करें, जर्नलिस्ट का जो रोल है, जो उसको किसी भी नाम से दे दीजिए, ब्लॉगर वगैरह, उसका नाम बदल दीजिए आप, वो क्यूरेशन, वो देखना कि ये चीज हमारे पाठक को पसंद आएगी या नहीं, ये जो रोल है ये बदलने वाला नहीं है। और मैं शिवम से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो पत्रकारों को तनख्वाह मिलनी चाहिए और पत्रकारों की तादाद भी बढ़नी चाहिए और ब्लॉगर्स की भी बढ़नी चाहिए। अभी प्रिंट में विशेषज्ञता के पत्रकारों की कमी है, जो तो ये, और यही वजह है कि आज, और मैं एक चीज और बता दूं, मैं बीबीसी में काम करता था, रेडियो को लेकर तमाम लाखों लिसनर्स हैं रेडियो के, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं सुनने के लिए। अगर आप गांव में बैठे हैं तो आप टीवी भी नहीं देख सकते क्योंकि बिजली की सुविधा नहीं है, लोग इसीलिए रेडियो सुनते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि एक नए आंकड़े आए सेंसस ऑफ इंडिया के, उसमें यह है कि 1.3 करोड़ स्लम हाउस होल्ड्स हैं अर्बन इंडिया में, जिसमें तकरीबन 10% के पास कंप्यूटर है, लेकिन केवल 3 या 3.5% के साथ उसमें इंटरनेट की सुविधा है। ये बहुत बड़ा सर्वे अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अगर आप प्रिंट मीडिया में देखें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट में पूरे टेबल्स आए हैं। अखबार ने नहीं बताया, पर अभी शिवम रॉबिन जेफरी की किताब आई, सेल फोन नेशन, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने दो लेखकों ने मिलकर लिखी है। उसमें उन्होंने खासकर मोबाइल फोन जो यूजर हैं देश के, जिनकी तादाद वो बताते हैं 90 करोड़ के आसपास, और उसको एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। रॉबिन जेफरी वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात वो करते हैं कि ये कितनी बड़ी सूचना का एक बड़ा प्रवाह वहाँ पर है। लेकिन शिवम, क्या आपको नहीं लगता कि अपने देश में जो मोबाइल फ़ोन यूज़र है या इस तरह के जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, वो भी एक खास वर्ग तक
तक ही सीमित हैं। जो गांव की एक बड़ी पॉपुलेशन है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज को नहीं उसको नहीं झेल सकती, उसके पास पैसे नहीं है कि वो तमाम सर्विसेज को एंटरटेन कर सके। ऐसे में प्रिंट एकमात्र विकल्प है उनके लिए, या रेडियो या टेलीविजन। उर्मिलेश जी, आज से 10-15 साल पहले ये सोचना कि गांव में लोग मोबाइल फोन लेके घूमेंगे, वो बड़ी क्रांति है। वो लगता था संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी क्रांति है। जो लगता है कि संभव नहीं है वो कल को संभव हो जाता है ना, क्योंकि जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में 4G आने वाला है। 4G का लाइसेंस एक ही कंपनी को मिला है, क्योंकि और कोई उसमें इन्वेस्ट करने तैयार नहीं था। वो कंपनी अपने आप आपको टैबलेट देगी बहुत सस्ते दाम पे, ताकि आप वो 4G इस्तेमाल करके उनको प्रॉफिट कमाएं, और वो टैबलेट अब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। टैबलेट की बैटरी बढ़ने वाली है, तो बिजली नहीं है तब भी ज्यादा देर चलेगा। शिवम, हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, बिल्कुल हम प्रोग्राम के समापन की तरफ हैं। वर्तिका, बहुत संक्षेप में मैं एक सवाल ये मेरे दिमाग में कि जो मोबाइल है, इंटरनेट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी आबादी अपने देश की सूचना ज्ञान की भूखी है, लेकिन उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि वो आबादी बहुत आसानी से अखबार को अफोर्ड कर सकती है। रेडियो सबसे सहज है, बल्कि अगर ये देखा जाए, क्या आपको नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल है। और मैं एक और बात इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि चाय और अखबार, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका स्वाद एकाएक कोई नहीं बदलता, लोग उससे एडिक्टेड होते हैं। और आप अगर ये कह दें तुरंत किसी को कि अखबार की जगह आप ये खबर को यहाँ पर पढ़ो, लोग करना नहीं चाहते। दूसरी बात, हमें ये भी मानना चाहिए, हम मास यूसेज की बात करें, इलीट यूसेज की बात करें, या मास मीडिया की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से दोनों की खूबसूरती को अगर जोड़ दिया जाए, जो कि कोशिश कर रहा है एज, तो दोनों बचेंगे। जी अमित, हम चूंकि आप रेडियो में लंबे अरसे तक जुड़े रहे, क्या आपको लगता है कि भारत में रेडियो के साथ जो एक नए ढंग के प्रयोग होने चाहिए थे, इसको ज्यादा आधुनिक बनाया जाना चाहिए था, इसको ज्यादा फ्री किया जाना चाहिए था, इंफॉर्मेशन देने वाले एक प्रसारण संस्थान के रूप में, क्या उसमें कोई एक नई बहस होनी चाहिए, गतिरोध टूटना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रेडियो के साथ अन्याय किया गया है। अगर इंटरनेट फ्री है, टेलीविजन फ्री है, प्रिंट फ्री है, तो क्या वजह है कि सरकार ने इसके ऊपर कंट्रोल करके रखे हुए हैं उन्होंने। तो अगर ये, मुझे तो लगता है कि टेलीविजन चैनल्स को इतना अच्छा कंपटीशन मिलेगा अगर रेडियो को फ्री कर दिया जाए और एक्सेसिबल कर दिया जाए, और पूरे, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो या प्रिंट का हो या टेलीविजन का हो, ये जो चैलेंज है इंफॉर्मेशन की, और खास करके जो दूर दराज के लोग जहां रहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन के आएगी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। क्या इससे जो बिजनेस मॉडल है मीडिया के, खासकर प्रिंट के, प्रसारण माध्यमों के, उसमें कोई तब्दीली आने वाली है? जैसे अभी देखिए, आप अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े हैं देश के, वो है कि लगभग जो इस वक्त नेट का जो नेट पर जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है 15 अरब की है, और जबकि सबसे अभी अधिक है प्रिंट की 139 अरब, 116 अरब के आसपास सब टीवी पे हो जा रहा है विज्ञापन, और सबसे कम रेडियो की है 11.5 अरब। लेकिन अगर देखा जाए उछाल जो सबसे ज्यादा है, वो सबसे अधिक जो जंप है रेवेन्यू की विज्ञापन में, वो इंटरनेट को है 54%। नहीं, वो तो रहेगी, प्रिंट का घटा है। नहीं, वो तो रहेगी। तो क्या ये बिजनेस मॉडल को ही प्रभावित करेगा रेडियो का? जो कह रहा हूं कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रेडियो भी बढ़ेगा, टेलीविजन भी बढ़ेगा, इंटरनेट भी बढ़ेगा, एडवर्टाइजिंग भी बढ़ेगी, लेकिन क्यों अगले 8-10 साल तक, जब तक साक्षर लोग हमारे सोसाइटी में बढ़ते जाएंगे, तो ये तो होता रहेगा। लेकिन जो अखबारों का जो मॉडल है वो अनसस्टेनेबल है। हम बाकी सरकार की हम डीजल की सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, अन्य सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं, और अगर 20 रुपए का अखबार अगर आप 3.5 रुपए में बेच रहे हैं, जो क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग की तरीके से आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो ये मॉडल अंततः अनसस्टेनेबल है। और इसीलिए देश के बड़े मीडिया समूह के लोगों को कहना पड़ता है कि हम न्यूज के नहीं, हम विज्ञापनों के धंधे में हैं। आनंद जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी नया माध्यम आता है तो उसको अपना एक स्थान बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है जैसी कि यूरोप में स्थिति है। हमारे यहाँ इंटरनेट आएगा और आना चाहिए, और तेज़ी से आना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो 3G में मामला अटका हुआ है, 4G तक तो बात ही कहाँ पहुँचेगी। तो आना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो संकट लग रहा है, जो विलाप शुरू हो गया है कि अखबार बंद हो जाएंगे, पत्रकार बेकार हो जाएंगे, वो अभी आप समझिए कम से कम 20 वर्ष तक
मुझे नहीं लगता कि भारत के अखबारों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह की भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति है उसमें भारत में अखबारों का 20 वर्ष तक बड़ा उज्जवल भविष्य है। आनंद जी की इसी बात के साथ हम आज की चर्चा का समापन करेंगे। इंटरनेट और जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, सबका देश की सूचना क्रांति में देश के नागरिकों, देश की जनता को शिक्षित करने के महान उपक्रम में अभिनंदन उनका किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। वो कोई बड़ा खतरा नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो प्रिंट हो या ब्रॉडकास्टिंग हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन माध्यमों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए जो ज़्यादा सहज हैं, जो ज़्यादा सस्ते हैं और ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। उसमें रेडियो एक प्रमुख है। जैसा हमारे गेस्ट ने कहा, जहां तक अखबारों का सवाल है, इतनी बड़ी आबादी के इस महादेश में अखबार कहीं खतरे में नहीं है। अखबार हमेशा जिंदा दिल रहेंगे, बशर्ते कि उनको विविधता उनमें लाई जाए, उनमें लगातार न्यूज़ गैदरिंग पर, खबरों के संग्रहण पर भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ बिजनेस मॉडल की बात न की जाए, खबरों के मॉडल पर भी बात हो, एडिटोरियल को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की भी बात हो, स्वायत्तता की भी बात हो। इन शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।